मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सीटेट का कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगर जो आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने कभी कारण जानने की कोशिश की कि हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? यार, किसी भी परीक्षा को करने से पहले उसके प्रश्न पत्र पहले देखिए, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। हम धूल में ही तो लट नहीं मार रहे हैं। इसलिए हम अपने चैनल पर आज से पुराने जो सीटेट के पेपर हो चुके हैं, उनके बारे में, उनका जो हल है, उनका व्यापक हल करवाएँगे, उनका विश्लेषण करवाएँगे। क्वेश्चन आंसर बताने से मतलब नहीं है हमें, उनका विश्लेषण बताएँगे आप लोगों को कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है या कैसे बन रहे हैं और कैसे आने की कैसे इसे बनाएँगे। ये सीटेट का पुराना हल पेपर है। इसे हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। अगर जो सीरीज़ अगर जो आपने सराही, अगर जो आप लोगों ने हमें अपना प्यार दिया, तो हम इसे और आगे बढ़ाएँगे और आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो ये सीटेट का पुराना 2014 का पेपर है। आप इसे देखिए पेपर, और मेरा एनालिसिस देखिए कि मैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बता पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही हों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले चीज़ देख लीजिए, और चीज़ें मतलब किसी भी परीक्षा को पढ़ने से पहले उसके जो है पुराने पेपर देखने बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम सीटेट का पेपर 2014 का ये है, इसे प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सीबीएसई जो हमारे एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है, कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा, एक-एक पॉइंट पकड़ना है। प्रगतिशील शिक्षा मतलब ये, प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव लर्निंग के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण मतलब सोशलाइजेशन। सामाजिकरण में बच्चों जिस प्रकार से किया जा सकता है, अपेक्षा की जा सकती है कि, इसके कहने का मतलब है कि सीबीएसई ने जो प्रगतिशील शिक्षा के लिए जो प्रतिमान बनाए हैं, किसके प्रतिमान? तो सामाजिकरण के प्रतिमान। कि सीबीएसई ने जो प्रगतिशील शिक्षा के लिए जो सामाजिकरण के प्रतिमान बनाए हैं, वो बच्चों में किस प्रकार से विकसित किए जा सकते हैं, उसकी अपेक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा, वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रगति का त्याग करें तथा सीखें कि जिस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। ये तो एक प्रकार का कि श्रेणी प्राप्त करने की बात कर रहा है। श्रेणी मतलब ग्रेड की बात कर रहा है, और ग्रेड सीबीएसई नहीं बनाती है। हमारी प्रगतिशील शिक्षा ग्रेडिंग सिस्टम का विरोध करती है। हमारी प्रगतिशील शिक्षा कहती है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देती है। तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें। ये एक चीज़ है कि सामूहिक कार्य मतलब एक साथ कार्य करना, मिलकर कार्य करना। सामाजिकरण में क्या होगा कि समाज में बैठकर मिलकर जब हम कार्य करेंगे, तभी तो सामाजिकरण का विकास होगा। वही कह रहा है सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। कि जो एक साथ मिलकर वो काम करें और सामाजिक कौशल को भी सीखें। ये उसको हम रख लें एक बार ज़रा। वही बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों को, ये बिना प्रश्न उठाए, ये यहाँ से गलत हो गया कि बिना प्रश्न उठाए मतलब चुपचाप गोंगों की तरह जो कह दे वही मान लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह यह स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सके, विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी क्वेश्चन, तो अगर जो एक हिसाब से देखें तो सबसे सटीक क्वेश्चन जो पढ़े थे तभी पता चल गया था कि इसका सबसे बेहतरीन आंसर यही हो सकता है कि वो सामूहिक कार्य में सक्रिय रहें। कि जो समाज के कार्य हों उसमें जो सामूहिक कार्य में भागीदारिता दें अपनी, कि जो सभी जो मिलजुल कर काम करें उसमें अपना काम करें और सामाजिक कौशल सीखें, और सामाजिक कौशल को सीखें। यही तो हमारे अल्बर्ट बंडोरा का सिद्धांत कहता है, सामाजिक कौशल का सिद्धांत यही तो कहता है कि वह सामाजिक कार्य में सक्रिय रहें और निर्वाह करते हुए सामाजिक कौशल सीखें। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा। एक ऑप्शन नंबर 2 लगा लेते हैं। ये चीज़ें आप ऑप्शन पर मत जाइए, आप इसका डिस्क्राइब देखिए कितना गजब का, मतलब किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अगर ये चीज़ें इस प्रकार समझेंगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ज़्यादा अच्छे तरीके से। कौन सा? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पहली बात तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप याद रख लीजिए कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसका है? तो वाइगोत्स्की का है, और सिद्धांत पर आधारित है। तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत क्या कहता है? अभी पीछे हमने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहता है कि आपस में मिलजुल कर
मिलजुल कर काम करें, भागीदारी से काम करें, समाज में लोगों से मिले, मतलब अकेले ना रहें। कहने का मतलब सक्रिय अनुकूलन, ये हमारे सक्रिय अनुकूलन पावलोव का है कि काम हो जाना चाहिए, स्किनर का है कि काम कैसे भी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हमें चाहिए ये संस्कृति निरपेक्ष सिद्धांत है, ये नहीं हमारे वाइगोत्स्की का। ये पारस्परिक शिक्षण एक विकल्प बीच में देखिए 2 नंबर में दे रखा है पारस्परिक शिक्षण। ये जो 2 नंबर में पारस्परिक शिक्षण दे रखा है, यहाँ पर आप देखिए हमने आपको पीछे बताया परस्पर मतलब साथ साथ रहकर काम करना, ये पारस्परिक शिक्षण की बात करता है। इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी कि जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुए। ये सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसका, तो लेव वाइगोत्स्की का। और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में क्या बताया कि चीज़ों को परस्पर साथ में रहकर सीखें, एक साथ करके सीखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, जो क्लास में वर्क दिया जाता है, का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी प्रभावशाली ढंग से सीख सके, कि अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। और अधिक प्रभावशाली ढंग से कब सीखेगा, एक चीज़ भी देखते हैं। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें, मतलब बिना किसी सहायता के पूरा करने की बात कर रहा है, यानी कि थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं। और अधिक प्रभावशाली ढंग से ठीक है, मतलब सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य, जो कार्य किए दिए जा रहे हैं क्लास में, वो जो है बिना किसी की सहायता के सीखें, और जो सीखें भी तो अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखें। तो इसके ऑप्शन पर अगर कर दें, ये कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है हमारे नैतिक विकास का सिद्धांत है, कि याद रखना। तो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के सिद्धांत को कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत में 3 स्टेप और 6, 3 चरण और 6 उसकी अवस्थाएं बताई। 3 स्टेप और 6 उसकी अवस्थाएं बताई। जो चौथा या जो तीसरा चरण है औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था, कि कानून बनाए रखना। कानून मतलब जैसे भारत का कोई कानून है, भारत में कानून व्यवस्था है, क्या करती है, मतलब चीज़ों को जो गलत काम करता है उसको भी सही रास्ते पर लेकर आती है। कानून व्यवस्था का काम ये होता है कि चीज़ों को सही करना, लोगों को सुधारना। तो वही जब जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, तभी ये चीज़ें समझ पाएगा कि कानून और व्यवस्था क्या है। और ये पूर्व औपचारिक स्तर, यहाँ पर ना तो अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख जाएगा। पूर्व औपचारिक चरण या व्यक्तिगत और विनियमितता में क्या है, यहाँ पर जो है व्यक्तिकता होती है, अकेले में सीखता है, अलग की बात करता है। यहाँ पर अलग की बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखने की बात करता है। तो हो जाएगा औपचारिक चरण जो है, चौथा चरण जो है अपना, जो तीसरा चरण कोहलबर्ग के सिद्धांत का, इसमें पता नहीं कैसे चौथा दे रखा है, क्योंकि पर औपचारिक चरण कोई सिद्धांत का चरण नहीं है। जो औपचारिक चरण जो है, कानून और व्यवस्था चीज़ें जो जो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, औपचारिक चरण में पहुँच जाएगा, धीरे धीरे 12 से 16 वर्ष की अवस्था में पहुँच जाएगा, ये नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का कहता है। तो यही पहला इसका सही हो जाएगा, कि शिक्षिका यही कहना चाह रही है कि जब नैतिक विकास सिद्धांत के जो चौथे चरण में बालक पहुंच जाएगा, किसी काम को कानून और व्यवस्था से करना सीख जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस में करना सीख जाएगा, व्यवस्थापित करने से सीख जाएगा, तो अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखेगा, और किसी से सहायता की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 14 वर्षीय देविका, उम्र याद रखना, कितने वर्ष की है, 14 वर्षीय देविका अपनी आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास करती है। पृथक स्वनियंत्रित विकसित विकास का भावना का स्वनियंत्रित भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। ये कह रहा है कि वह क्या विकसित करना चाहती है, वह ये कहने का मतलब इसके है कि अपने आप से, खुद से। 14 वर्ष की तो है देविका, लेकिन 14 वर्ष की है, लेकिन अपने आप स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। तो नियमों के प्रति घृणा, ये तो कोई बात ही नहीं, ऐसा सवाल ही नहीं कि नियमों के प्रति घृणा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। स्वायत्ता एक बार रख लेते हैं जरा एक बार। किशोरावस्था अक्खड़पन, किशोरावस्था में पहली बात तो पहुंच चुकी है, स्टार्टिंग में है, इसे पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। तो पूर्व किशोरावस्था में पहुंच चुकी है, अक्खड़पन वाला शब्द जो है ये गलत कर रहा है क्वेश्चन को। और परिपक्वता, परिपक्वता क्या होती है, मेच्योरिटी क्या होती है, ये मेच्योरिटी नहीं है। पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना का विकास करने की कोशिश करना मेच्योरिटी नहीं है। परिपक्वता क्या होती है, परिपक्वता होती है कि मतलब हम कितने भी दिमागदार हों, कितने भी दिमागी हों, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, कक्षा 8 में आप IAS की तैयारी नहीं कर सकते हैं, कक्षा 10 में आप PCS की तैयारी नहीं कर सकते हैं। मतलब आप कितने भी दिमाग वाले हों, जब तक आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक चीज़ों को नहीं कर सकते। तो वो परिपक्वता का तो अलग सिस्टम होता है। परिपक्वता के बारे में गैसेल बहुत अच्छा बताते हैं, परिपक्वता के बारे में गैसेल जो है वो उन्होंने भी लिखा है। तो परिपक्वता नहीं है ये एक स्वायत्ता विकसित कर रही है, क्योंकि वो पृथक व्यक्ति का भावना को स्वयं के अंदर,
स्वयं के अंदर पृथक व्यक्तित्व की भावना का विकास करना चाहती है, तो ये स्वायत्ता को विकसित कर रही है देविका। क्या विकसित कर रही है? स्वायत्ता। प्रगतिशील शिक्षा। हम जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी। जॉन डीवी हमारे प्रगतिशील शिक्षा के जनक है, एक बहुत ही अच्छे थिंकर मतलब विचारक हुए हैं, जो कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी जी कहे जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रोग्रेसिव लर्निंग क्या है? कि अपने आप से सीखना, करके सीखना, चीज़ों को देख कर सीखना, चीज़ों को करके सीखना, स्वयं करने पर बल देती है प्रगतिशील शिक्षा। तो इन्होंने कहा विद्यार्थी ये देखो बिल्कुल मिल गया, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं से सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। हमें इधर-उधर भटकना नहीं है। क्या नहीं है? हमें भटकना नहीं उधर-उधर। जैसे अगर जो प्रगतिशील शिक्षा अगर जो दे रखा है, तो उसका तो हमें फैक्ट पता होना चाहिए कि प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है? प्रगतिशील शिक्षा स्वयं स्वयं करके सीखने पर बल देती है। और जब स्वयं करके सीखने पर बल देती है, यहाँ पर विकल्प नंबर 2 दे रखा है कि स्वयं ही सामाजिक कौशल को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। एक बार इसे कर लेते हैं। यहाँ पर देखा प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं है, बताओ। ऐसे गलत होगा कि प्रजातंत्र का कोई संविधान नहीं है। भारत में कैसा संविधान है? प्रजातंत्रात्मक संविधान है। हर आदमी को अपना अपना अलग मत देने का अधिकार है। कोई बीजेपी को वोट दे रहा है, कोई कांग्रेस को वोट दे रहा है, और हमारे यहाँ तो कोर्ट पर लड़ाई भी हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? तो मतलब ये क्या मतलब? स्वायत्ता का कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान नहीं है, तो गलत हो गया एक नंबर। विकल्प नंबर 2 आप देख के रहे हैं, स्वयं ही हम पहले आपको बता चुके हैं कि 2 नंबर विकल्प इसका राइट हो जाएगा। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। बताओ जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित क्यों नहीं है? आप कैसे रोक सकते हैं जिज्ञासा को विद्यार्थी के स्वभाव में? विद्यार्थी के स्वभाव में जिज्ञासा आप रोक सकते हैं? जिज्ञासा तो बालक का रूप होती है, छोटे पर इसी बहुत ही छोटी उम्र में बालक के अंदर जिज्ञासा आने लगती है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। और कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। देखो ये ना कि सुनना चाहिए, निरीक्षण भी करना चाहिए और विद्यार्थियों की सुनना भी चाहिए कि विद्यार्थी की समझ में चीज़ें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, और नहीं आ रही हैं तो कहाँ नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं। तो ये चीज़ें अगर जो आपके समझ में नहीं आ रही हैं, जैसे हम भी आपको बता रहे हैं, तो आप भी, आपके पास क्या माध्यम है? मीडिया। आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बताइए, अगर जो चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बस। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाषा अवबोधन। क्या कह रहा है? भाषा अवबोधन। अवबोध मतलब बोधन में सीखना, उपसर्ग लग गया। हिंदी ही पढ़ना आपको है ना। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है तो चलाघात, अप्राक्सिया, पठन वक्तव्य, ये पढ़ने संबंधित विकार है, काट दो सीधे। वाक संबंध रखते हैं ए, ये इसको रख लो जरा। भाषा अफासिया, भाषाघात, अफासिया, इसे वाक संबंध रोक रख लो जरा एक बार, 1 मिनट किसे लिख लो। और भाषा, लेकिन भाषागत अफासिया हमें दे रखा है, इसे हम कहाँ भूल के जाएंगे? डिसलेक्सिया तो हो गया पठन, पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया करें। हम चीज़ें पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिखने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया, पठन संबंधी को डिसलेक्सिया, और गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। चलाघात अप्राक्सिया, ये भी गलत हो गया हमारा। लेकिन भाषाघात अफासिया, विकल्प नंबर 4 से। ये तो चीज़ें याद रखने वाली, सीधे याद रखिए। इल्म से कौन सा आलोचना दृष्टिकोण बहुबुद्ध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मतलब बहुबुद्ध सिद्धांत की आलोचना करने वाला सिद्धांत कौन सा? बहुबुद्ध सिद्धांत किसना है? हार्वर्ड गार्डनर का, एचजी का। क्या है? एचजी का। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा, बहुबुद्ध सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर दिया। हार्वर्ड गार्डन कहते हैं, हार्वर्ड गार्डन का जो बहुबुद्ध सिद्धांत है वह क्या कहता है? हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्ध सिद्धांत कहता है कि चीज़ें, एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं। कितनी सारी स्किल्स होती हैं? बहुत सारी स्किल्स होती हैं, अनंत स्किल्स होती हैं। लेकिन अब कोई अपने में से ही खड़ा होकर कोई बंदा पूछ लेगा क्लास में, अगर जो होते हैं हम, तो तुरंत पूछ लेता है कि बहुत सारी स्किल्स होती हैं, तो बताओ विराट कोहली खिलाड़ी क्यों बना, डांसर क्यों नहीं बन पाया? यार स्किल्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम जिस स्किल पर अपनी जोर देते हैं, विकास उसका ज़्यादा अच्छा होता है। क्या होता है? विकास उस स्किल का ज़्यादा अच्छा होता है जिस स्किल पर अपनी हम जोर देते हैं। यह शोधारित नहीं है। यहाँ पर देखते हैं आलोचनात्मक। तो ये बहुबुद्ध सिद्धांत किसका है? सीधे साधा रखना, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्ध सिद्धांत है, और ये बुद्धि का सिद्धांत है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? तो हार्वर्ड गार्डन का है। अब इसमें चीज़ें देखते हैं क्वेश्चन के। यह शोधारित नहीं है। यार जो चीज़ शोधारित नहीं होगी साइकोलॉजी में कैसे पढ़ाई जाएगी? हटाओ इसको तुरंत। विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों को मांगती हैं, और प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये भी गलत होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही, या प्रतिभाशाली वो फिर काहे का है? उसके अंदर एक क्षेत्र के अंदर ही विशिष्टता है, तो प्रतिभाशाली काहे का है? और इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं, ये भी गलत हो गया। यानी कि हमारा विकल्प नंबर 2 इसका सही है कि विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुबुद्ध सिद्धांत ये कहता है कि जिस प्रकार से
विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, उसी प्रकार उनको भिन्न-भिन्न तरीके से बताना भी चाहिए। जैसे कोई लड़का ज़्यादा टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली बालक, उसे कम बताओगे समझ में आ जाएगा। एक सामान्य वर्ग का बालक है, उसे थोड़ा ज़्यादा बताओगे समझ में आएगा। और जो मंदबुद्धि का बालक है, उसे बहुत ही ज़्यादा आपको बताना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत ही अलग-अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में आएँगी। तो 7 का 2 रखें। और बहुबुद्ध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि बहुबुद्ध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों की अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यही यही तो कह रहा है बहुबुद्ध का सिद्धांत। बहुबुद्ध का सिद्धांत यही कहता है वैध नहीं माना, ये क्वेश्चन कह रहा है वैध क्यों नहीं माना जा सकता है यार। वैध है बहुबुद्ध का सिद्धांत, हम पीछे बता चुके हैं क्यों वैध है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की बुद्धियों से भिन्न-भिन्न बुद्धि वाले बालकों को भिन्न-भिन्न तरीके से बताना चीज़ों को। यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता है। ये सही बात है, समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक क्वेश्चन पर आधारित है। यह भी सही है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है, वैध नहीं माना जा सकता। इन कारणों से तो बहुबुद्धि का सिद्धांत वैध है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यार विशिष्ट परीक्षण ना हो फिर भी भिन्न-भिन्न बुद्धियों का मापन संभव है। आप क्लास में सीधे बच्चों को खड़ा करके सीधे पूछ सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। वहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ये 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 8 नंबर का सही है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। 1 मिनट 7 नंबर क्वेश्चन ज़रा एक बार देखो ज़रा कि बहुबुद्धि आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहा था। यार ये तो आलोचना नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। प्रतिभाशाली बालक एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रस्तुत करता है, ये बिल्कुल सही है कि प्रतिभाशाली क्षेत्र, ये बिल्कुल गलत बात। हमने आपको बताया कि वो प्रतिभाशाली कहेगा। जब वो प्रतिभाशाली कहेगा, हमने पीछे आपको बता रखा है, जब आप देखेंगे वीडियो तो उसमें हमने आपको बता रखा है, लेकिन विकल्प थोड़ा गलत लग गया, यानी कि 7 का 3 सही है। कक्षा में विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिक विभेद लाभकारी। व्यक्तिक विभेद, अच्छा ये व्यक्तिक विभिन्नता की बात कर रहा है। व्यक्तिक विभिन्नता की बात कर रहा है कि लाभकारी नहीं है क्योंकि विद्यार्थियों में वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता है। ये गलत होगा क्योंकि ये लाभकारी नहीं है, नहीं लाभकारी है ये। क्योंकि अगर जो व्यक्तिक विभिन्नता होगी तो व्यक्तिक विभिन्नता से क्या होता है कि ये बिल्कुल आगे सही बात लिखी है, अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा में विविध प्रकार की कक्षा में नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये गलत है कि लाभकारी है, इसलिए लाभकारी है क्योंकि विविधतापूर्ण जब कक्षा होगी तो बालक भी विभिन्न प्रकार की भाषा सीखने का और अध्यापक भी विभिन्न प्रकार के बालकों का अनुभव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हानिकारक है, इसमें विभिन्न परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। विभेद हानिकारक है क्योंकि इसमें द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त, 1 सेकंड, 2 नंबर रख लें एक बार। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करता है, ये बिल्कुल गलत होगा। अनुपयुक्त है क्योंकि मंद बुद्धि का बालक जब सामान्य कक्षा में आता है, इसीलिए तो समावेशी शिक्षा की बात हम लोग करते हैं कि समावेशी शिक्षा के कारण, इस समावेशी शिक्षा की बात हम लोग इसीलिए तो करते हैं कि समावेशी शिक्षा अगर जो होगी तो सब बालक, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य वर्ग का बालक, मंद बुद्धि वर्ग का बालक एक साथ बैठेंगे क्लास में और चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तो उसका विरोध कर रहा है, ये कह रहा है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद बुद्धि बालकों के स्तर में परिचर्या के संतुलित गति को कम कर, ये सही है। और लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रेरित करता है। लेकिन उससे ये सही है क्योंकि लाभकारी है क्योंकि जो संज्ञानात्मक प्रवृत्तियाँ होंगी, जो ज्ञानात्मक वृद्धि होगी, वो बालक के मस्तिष्क के विकास में वृद्धि करता है, अध्यापक को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। एक कक्षा में बालक मान लो खड़ा हो गया, वो चीज़ें पूछने लगा, तो चीज़ें आपको ये यहाँ पर 4 नंबर ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा सही है। 10 नंबर विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र के विद्यालयों में शिक्षा संगठन जो बोर्ड्स हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया, सीएससी बोर्ड हो गया, की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। आकलन बिल्कुल सही है। और विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी गति नियमित हेतु अध्यापकों को अवगत किया जा सके कि विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अवगत किया जा सके और विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अप्रेरित हो सकें। ये जो विद्यालय आधारित आकलन था, सबका विकेंद्रीकरण किया जा सके, इसका ये उद्देश्य तो नहीं था।
की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके और संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया। ये बिल्कुल सही है कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए जो है विद्यालय अध्ययताकरण को स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। क्या है कि अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। निम्न से कौन सा एक है जो अन्य विकल्पों से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करता है। ये सत्र नहीं, छात्र होगा कि प्रश्नोत्तर छात्रों को संगठित करता है, बिल्कुल सही बात है। और किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया का लेना, ये भी प्रश्नोत्तर है। जैसे कि आपने कोई पाठ को पढ़ा दिया, आप उसकी प्रतिक्रिया लेना है तो कैसे लेंगे? प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही लेंगे। और क्या करेंगे भाई? प्रश्नोत्तरी परिचालन, ये भी कुछ प्रश्नोत्तर की बात करता है। ये एक स्व आकलन कौशल को प्रतिमानित करता है। ये स्व आकलन अलग है, प्रश्नोत्तर से स्व आकलन का मतलब नहीं है। स्व आकलन अलग चीज़ है, प्रश्नोत्तर अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 से ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हैं? प्रश्नोत्तर से जुड़ी हुई हैं, प्रश्नोत्तर से जुड़ी हुई हैं। और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये स्व आकलन से जुड़ा हुआ है, सेल्फ इवैल्यूएशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। क्या है? निम्न से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरीके से मिला हुआ है? तो क्या है? क्या आप अपने विद्यार्थी से उसको मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते? नहीं, ऐसा गलत है। आप ऑप्शन नंबर 4 एक बार देखिए ज़रा, कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापनों के लिए विश्लेषण में ताकि उसका मापन आपको उत्तम परिमाणों को पाने के सर्वाधिक प्रद कर सकता है। ये विकल्प इसका सही माना गया है। वैसे हमें इसका सेकंड नंबर सही लगता है, लेकिन इसका बोर्ड ने इसका 4 नंबर से विकल्प सही माना था। तो सीटेट जो अपना रखता है वही रखता है, और चीज़ें कम गलत होने के चांसेस रहते हैं सीटेट में, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? कह रहा है कौन सी सबसे इफेक्टिव मेथड, कौन सा सबसे इसमें इफेक्टिव मेथड है जो 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 आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप अपनी भागीदारी सफल हो सकता है। कैसे? आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता, ये सेल्फ, जो उनकी क्षमता, खुद की क्षमता पर विश्वास दिलाना, विश्वास को व्यक्त कर सके, ये बिल्कुल सही हो सकता है। पढ़ाए जाने वाले विषय को आप अपनी रुचि नहीं, आप उसकी रुचि को विकसित कर सकें। आप पढ़ाए गए विषय में अपनी रुचि विकसित करेंगे, इससे विद्यार्थी का क्या लाभ होगा? आप उस विद्यार्थी की रुचि को विकसित कीजिए। आप यहाँ पर अगर जो उस विद्यार्थी की रुचि करते तो ये सही हो सकता था। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना करना, ये तो कॉम्पिटिशन की बात तो गलत होती है। कॉम्पिटिशन नहीं कह रहा है करो, कॉम्पिटिशन की बात नहीं करता है। इस बात पर बल देना कि ताकि उनसे उच्च अपेक्षाएँ हैं, इससे भी उच्च अपेक्षाओं से भी बालक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आप उच्च अपेक्षा रखेंगे तो बालक का क्या उसमें? आपकी उच्च अपेक्षाओं से बालक का कुछ नहीं होगा। क्या होगा कि आप उसकी क्षमता से उसके विश्वास को व्यक्त करें, उसके विश्वास को प्राप्त करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13 का 1 नंबर सही है। इनमें से कौन सा विकासात्मक विकार वो एक विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार जानते हैं कौन सा होता है? कि जो विकास को रोक देता हो। क्वेश्चन नंबर 15 कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें। क्वेश्चन नंबर 14 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सा विकासात्मक विकार, अच्छा विकासात्मक विकार की बात चल रही थी कि आत्मविमोह, ऑटिज्म, ऑटिज्म जो है एक प्रकार का, यह भी जो है विकासात्मक विकार है। ऑटिज्म जो है एक विकासात्मक विकार है। जब आत्म विमोह हो जाएगा, आत्मा से जब विमोह नहीं रह जाएगा, तब आपका विकास नहीं हो पाएगा। ये एक प्रकार का विकासात्मक विकार है। प्रतिमस्तिष्क घात, जब मस्तिष्क जो हमारी बुद्धि का भंडार है, इसमें जब समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, तब हम पढ़ने में सफल नहीं हो सकते हैं। पर ये पोस्ट ट्रिज्यूमेटिक स्ट्रेस शब्दों को देखिए आप सीटेट में साइकोलॉजी के अगर जो वर्ड्स पकड़ ले गए, साइकोलॉजी के अगर जो वर्ड्स पकड़ने के बाद अगर जो आपको उस जो मनोवैज्ञानिक हुआ उसके बारे में आप समझ ले गए, आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। और बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, क्वेश्चन नंबर 15 को बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकी। देखो वर्गीकरण अधिगम सामग्री, बहुआकलन पर तकनीकी, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप से किससे संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्ररूप से। ये सार्वभौमिक अधिगम प्ररूप से ये सब चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं। सार्वभौमिक अधिगम प्ररूप होता है कि हम विभिन्न या बहुत ही
अलग तरीके से, पूरी तरीके से चीज़ों को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये होता है। इन चीज़ों ना होने के चीज़ें इतनी चीज़ें ना होने के बावजूद भी आप चीज़ों को एकत्र कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होता है। आप एक सिंपल सा पेपर लीजिए, पेपर के बाद अगर जो बालक की समस्या हो रही है, आप उसे दूर कर दीजिए, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। विभेदित अनुदेशन, ये जब विभिन्न-विभिन्न प्रकार के बालकों को अलग-अलग प्रकार से आपको जब अन्वेषण देना होगा, तब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 16 नंबर, निम्न से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? अधिगम अधिगम प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए एक जो है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता है, प्रतिभाशाली मतलब जिसकी जो है बुद्धि लब्धि 140 है, उसके लिए क्या जो है समुचित है? वह अन्य की कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वह अन्यों के भी कुशल प्रभावी बनाते हैं, ये 1 मिनट के लग सकते हैं। वे सदैव अन्यों को नेतृत्व करते हैं, ये गलत बात, सदैव अन्यों का नेतृत्व नहीं करते हैं, उनके साथ अन्य सीख जाए अलग की बात है, वो सदैव अन्य का नेतृत्व नहीं करते हैं। अपने उच्च स्तरीय संवेदनशीलता के कारण भी वो निम्न श्रेणी पा सकते नहीं। जब उनकी उच्च स्तरीय संवेदनशीलता निम्न श्रेणी पाने से कोई मतलब नहीं होता है। पा भी सकते नहीं भी पा सकते, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए कुशल बनाते हैं तथा प्रभावी अधिगम के लिए ये गलत है, तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। अब बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका ये भी क्वेश्चन गलत लग रहा है। तो हम एक बार फिर से विकल्पों पर जाएंगे कि वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं, बिल्कुल गलत बात। अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं, हाँ सीख सकता है लेकिन वो नहीं बनाते हैं, वो अन्य वाला सीख सकता है, वो सदी ये तो गलत होगा। वो उच्च स्तरीय संवेदनशीलता के कारण भी निम्न श्रेणी पा सकते, ये क्वेश्चन एक अधिगमकर्ता के लिए क्या समुचित है, ये उचित है कि उच्च स्तरीय अधिगम क्षमता के कारण भी वो निम्न श्रेणी पा सकता है। ऐसा कोई नहीं लिखा है कि आप श्रेणी नहीं पा सकते हैं। श्रेणी क्या होता है कि आप पूरी किताब पढ़कर जाते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पढ़ के नहीं गया हो और वो क्वेश्चन अगर जो पेपर में आ गया तो प्रतिभाशाली बालक नहीं रहेगा। प्रतिभाशाली बालक वो होता है जो क्या हो, एक क्रिएटिव हो, अलग सोचने की क्षमता रखना हो, चीज़ों को हल करने की क्षमता रखता हो। ऐसा नहीं कि पूरी किताब रट के गया हो, वही बस पेपर मार दे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो वो पेपर रट के गया है, अगर जो पेपर नहीं है तो क्या प्रतिभाशाली बालक होगा? आज अब हम कल पेपर रट के जाएँ और पेपर पूरा करके आएँ, हम प्रतिभाशाली हो जाएँगे? नहीं, रटन शिक्षा पर बल नहीं देता ये सब चीज़ें। और विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन क्या होता है? समावेशन क्या होता है कि एक ही छत के नीचे हम बैठें और ओबीसी जनरल एससी एसटी जब भी जाए वो भी वहाँ पर पढ़े उसी छत के नीचे, मतलब विभिन्न जाति वर्ग विभिन्न समूह वर्ग के बालक विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले बालक एक साथ पढ़ें, एक अध्यापक उनको पढ़ाए, ये होता है मुख्यतः समावेशन होता है। और विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना, कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना, केवल निर्योगी बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये बिल्कुल गलत हो गया। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योगी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना और विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर क्या है मुख्यतः केंद्रित है। तो संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योगी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना या फिर विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, ये गलत हो गया। इसमें विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों को सिर्फ देखा जा रहा है, दूसरे वाले में केवल निरोगी बालकों को देखा जा रहा है। क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है सभी को देखो, आप प्रतिभाशाली को भी देखो, निरोगी को भी देखो। तो ये संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोगी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और 18 बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? बच्चा निस्सहायता कहाँ से सीखता है? निस्सहायता मतलब दूसरों की सहायता ना करना, अपने आप को निस्सहाय समझना। ये निस्सहायता बालक कहाँ से सीखता है? क्वेश्चन नंबर 18 ही पूछ रहा है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, यहाँ से सीखता है कि इस व्यवहार को अर्जित करना कि वो सफल नहीं हो सकते, यहाँ से सीखता है निस्सहायता। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, यहाँ से सीखता है निस्सहायता। अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, यहाँ से निस्सहायता सीखता है। अध्ययन की गंभीरता पूर्वक न लेने के लिए नैतिक निर्णय न ले पाना, यहाँ से निस्सहायता सीखता है। कहाँ से निस्सहायता सीखता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर जो मुख्य रूप से विकल्प नंबर 1 को देखा जाए कि वह कहाँ से निस्सहायता सीख लेगा, तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना। व्यवहार मतलब ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाए कि हम सफल नहीं हो सकते, यहाँ से उन्हें सहायता अर्जित करेगा। जब हम सफल नहीं हो पाएँगे, हम पढ़ने की कोशिश क्यों करेंगे? जब हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, हम पढ़ने की कोशिश काहे करेंगे? यहाँ से निसहायता बालक अर्जित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि विद्यार्थी एक कक्षा में विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, कह रहा है एक विद्यार्थी है, वो कक्षा में लगातार निम्न श्रेणी में आ रहा है, छोटी निम्नतर श्रेणी में लग रहा है, तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता परामर्श दिया जाता है कि वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति से कार्य करें।
कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। बिल्कुल सही बात है कि लगातार निम्नतम श्रेणी में अगर अगर जो कोई बालक है लगातार छोटी कक्षाओं में, छोटी निम्नतम श्रेणी में बहुत मतलब थर्ड क्लास में पास हो रहा है, मतलब 100 में 33 नंबर ला रहा है और लेकिन पास होता चला जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि बालक शिक्षक के संपर्क में रहे, चीज़ों को सीखे, बढ़िया तरीके से कनेक्ट करें। मोबाइल फ़ोन खेलते अतिरिक्त रोक काल पर रोक लगाएं, बिल्कुल गलत बात। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इनमें से कौन सा समाधान के लिए बाधित नहीं करता? इनसाइट। ये समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? इनसाइट बाधित नहीं करता है। इनसाइट तो सीखता है। पूर्णाकार अधिगम हम पढ़ चुके हैं, पूर्णाकार अधिगम। आप जब पढ़ेंगे संज्ञानवादी, संज्ञानवादी इनसाइट पर बल देते हैं। मोर्चाबंदी, इंटरचेंजमेंट, ये तो गलत है। निर्धारण, ये भी गलत है। मतलब इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी जो है हमारी ये जो संज्ञानवादियों की देन है, ये समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। बाकी तो सब बाधित करते हैं समस्या समाधान को। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखाती है। क्या है कि एक शिक्षिका है और जो पाठ पढ़ा रही है उसको पीछे पढ़ाए गए पाठ से जोड़ कर पढ़ाने का प्रयास करती है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों को पढ़ समझाने में सोच शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। रख ले एक बार से, बच्चों को संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ाने में आवश्यकता, ये बिल्कुल गलत बात। वह आकलन के दृष्टिकोण में पाठ्य पुस्तक को महत्वपूर्ण करती है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। वह बच्चों को पढ़ समझने में सोच शैली विकसित करने में सहायता कर रही है कि आप पीछे पाठ पढ़ चुके हैं, आप उन चीज़ों को फिर से आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्व शैली विकसित करने की कोशिश कर रही है। 22 नंबर में देखें, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, क्या कर रहा है? अपनी मातृभाषा को सीख रहा है, और दूसरा बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। क्या कह रहा है? द्वितीय बच्चा जो दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक त्रुटि करेंगे। कैसी त्रुटि करेंगे? विकासात्मक त्रुटि करेंगे। सरलीकरण की त्रुटि नहीं कर सकते बालक, क्योंकि ये तो मातृभाषा है। मातृभाषा पहला बालक बहुत अच्छा आराम से सीख लेगा और दूसरा उसके साथ में सीख लेगा। विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। अच्छी मातृभाषा से एक विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। तनाव निष्पत्ति क्या है? तथ्य निम्न से किस प्रकार के स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता और संज्ञान प्रतियोगिता। यहाँ से देखते हैं तनाव निष्पत्ति क्या होता है। तनाव को हटाने की चीज़ें हैं। जब संज्ञान की भावना बढ़ेगी, तनाव ऑटोमेटिक हटेगा। संज्ञान क्या है? ज्ञान। ज्ञान कहाँ है? दिमाग में। बुद्धि कहाँ है? तो फिर जब संज्ञान हमारे पास बढ़ेगा, तो जो हमारे पास संज्ञान जब बढ़ेगा, तनाव निष्पत्ति हट जाएगा अपने आप। तो क्वेश्चन नंबर 23 में एक सही है। और एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति की दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। एक दुर्घटना हो गई है और उसके बाद उसकी जो निष्पत्त्यात्मक प्रगति है वो अनुकूल नहीं है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय की परामर्श में सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपसा उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने आरामदायक को महसूस कर दें। बिल्कुल गलत बात। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अपने विचारों को, जो खुद के विचार हैं उनको प्रमोट करने की बात करता है। सीटेट कितनी चतुराई से क्वेश्चनों को उलझाने की कोशिश करता है विद्यार्थियों में भविष्य के विकल्पों को चुनने के लिए। देखो दुर्घटना की बात कर दिया, इसलिए भविष्य को ला कर रख दिया। ऐसे कुछ नहीं होता, दुर्घटना से भविष्य का कोई संबंध नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंग मंची कलाकार है। कैसा है? एक उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार है। इनमें से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल रख लेते हैं इसे हम। एक अपने रंगमंच कलाकार सत्यों के साथ समानुभूति स्नेह, ये तो उच्च स्तरीय थोड़ी चीज़ है, इसे भी रख लेते, ये भी सही है। उस रंगमंची कौशलों में अधिक समय देना जो प्रफुल्लित हों, बिल्कुल सही बात है, इसे भी इच्छा है। और संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों में, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब एक राज्य को सीमित कर रहा है। क्या है? राज्य को सीमित कर रहा है कि मात्र आप एक ही राज्य में सीख लीजिए। चीज़ें क्लियर करने के लिए जीतने का प्रयास करता है ताकि छात्रवृत्ति पाई सके। ये चीज़ों को क्लियर कर रहा है, छोटी कर रहा है चीज़ों को। यहाँ जहाँ बड़े दृष्टिकोण को हम बढ़ावा देते हैं, यहाँ पर छोटी चीज़ों को नहीं रखते हैं हम। ये सही इसका है कि सबसे कम प्रेरक कौन सा है? तो ये राज्य में प्रेरित कर रहा है, छोटे को छात्रवृत्ति के लिए प्रेरित करने के लिए, राज्य के लिए छोटी सी चीज़ पर लाकर रोक रहा है, इसीलिए गलत है। 25 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न से में कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? क्या कठोर अध्ययन करते हैं? कि कौन सा सिद्धांतकार कहता है, कौन सा ऐसा सिद्धांतकार है कि जो यह मत स्पष्ट करता है
कि यह मत स्पष्ट करता है कि अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर प्रयत्न का अध्ययन करते हैं तो अब्राहम मैस्लो, कि अब्राहम मैस्लो कहता है कि अपनी बुद्धि अब्राहम मैस्लो जो हैं इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। सिद्धांत वाली बातें तो सीधे आता है, बातें 1-2 क्वेश्चन रखते हैं। सीटेट, सीटेट क्या है? आप चाहे यूपी टेट दे रहे हो, आप चाहे सीटेट दे रहे हो, चाहे एमपी टेट दे रहे हो, किसी भी राज्य का टेट दे रहे हैं तो 1-2 विचार, जो विचारक होते हैं उनके बड़े-बड़े विचार हम याद रखते हैं। तो अगर जो आ जाए पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा हुआ नहीं आता तब उससे भी अच्छी बात है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 27 की अगर जो बात करें, इनमें से कौन सा तथ्य कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों में अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, स्वायत्तता को बढ़ावा देना, परीक्षणों को बढ़ावा देना सीखना प्रेरित कर सकता है, लेकिन जो स्वायत्तता को बढ़ा देता है, खुद को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, आप सेल्फ को खुद को प्रमोट करने की जब बात करेगा, ऑप्शन नंबर सदैव वही हम सही कर देंगे तुरंत। अनुदेश पद्धति को टिके रहना, अनुदेशन पद्धति पर टिके रहेंगे हम, और 40 से 50 मिनट तक बढ़ा देना। काल्यांश की अवधि को 40 से 50 मिनट तक बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। समानता को रखने के लिए तो ऑप्शन नंबर बच्चों में अधिगम को, परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एक तरीके से सही है, लेकिन द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, अध्यापक खुद ना पढ़ाए, बच्चे उस पर ध्यान दें तो ये ज़्यादा अच्छी क्लियर रहेंगी। ये 27 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 सही है। अट्ठाईस 3 29 4 30 1। एक परिपक्व विद्यार्थी क्या है? इस बात में विश्वास करते हैं कि उन्हें अध्ययन में भावनाओं को ध्यान नहीं रखना चाहिए, गलत बात। अपनी बौद्धिकता के साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अपने अध्ययन में कभी-कभी भावनाओं को चाहते हैं, अपने अध्ययन में कभी-कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, बिल्कुल सही बात। परिपक्व विद्यार्थी भावनाओं से काम करता है। 29 नंबर में पूर्व विद्यालय से पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है कि 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा उस प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है, तो उसका तनाव चिल्लाकर व्यक्त से नहीं कहता, अपितु उसके कंधे, गर्दन की पेशियाँ तन जाती हैं। विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण हैं, विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, कि आनुवांशिक बनावट जो है व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति, कौन सा कथन सत्य है? ये जो आनुवांशिक बनावट है व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक प्रभावित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और गोद लिए बच्चों का वही बुद्धिलब्ध होता है जो गोद लिए उसके सगे, वही गलत बात है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं, ये भी गलत बात है। मस्तिष्क के विकास को अनुभव प्रभावित करता है, जैसे जैसे बालक के पास अनुभव बढ़ते जाते हैं उसकी बुद्धि का विकास तो चला जाता है। और विद्यालयीकरण की बुद्धि पर, ये भी गलत बात है। विद्यालय जब बालक जाएगा तो उसकी बुद्धि पर प्रभाव जाहिर सी बात पड़ेगा। तो पहला नंबर सही है कि ये अनुवांशिक पर पूछा गया क्वेश्चन है, अनुवांशिकी और विकास पर पूछा गया क्वेश्चन है नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, कि अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है, प्रत्युत्तरात्मक प्रभावित करती है। और अगर जो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 गणित प्रारंभ होती है, तो ये अगर ये जो आपको हमने समझाने का प्रयास किया, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अगर जो आगे चलकर चीज़ों को हमें लगेगा आपको चीज़ें बतानी चाहिए, तो इससे भी अच्छी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे, इससे भी बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, और बाकी पूरा सेट हल करवाएंगे। अगर जो आप इस वीडियो को हमारे देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें भी लगना चाहिए कि आप चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों। अगर जो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जो कल इस वीडियो को हम पूरा करेंगे। जय हिंद साथियों, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है।